एक एमपी जिसने पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल किया कि 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड हिंदुस्तानियों के लिए बजट में क्या है। देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी सैलरीड क्लास इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़े। जिसने खुद ब्लिंकिट की जैकेट पहन के घर घर डिलीवरी करके ये बताया कि गिग वर्कर्स की इंडिया के अंदर एक्चुअल में कंडीशन क्या है। इंश्योरेंस तो देती है कंपनी, ये लोग कहते नहीं देती। नहीं है, इंश्योरेंस का अलग पैसा काटती है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का फायदा कभी मिला आपको या नहीं? जैसे आप कह रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ, 1 रुपया नहीं मिला। मैंने कंपनी ने बोला है मेरे को कागज ला के दो। जिसने डाटा को लेके पार्लियामेंट के अंदर ये प्रूफ किया कि इंडियंस की सैलरी इंडिया की इन्फ्लेशन से कई गुना कम है। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। खुद एक एमपी होने के बावजूद इन्होंने राइट टू रिकॉल नाम के एक लॉ को पास करने की डिमांड की। ये वो लॉ है जिससे जनता किसी भी एमपी को कभी भी उसके पद से हटा सकती है अगर जनता को ये लगता है कि ये पॉलिटिशियन वो काम नहीं कर रहा जो काम करने के लिए हमने इसे वोट दिए थे। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। ऐसा पॉलिटिशियन इंडिया के अंदर होना एक बहुत ही हैरानी की बात है और इस पॉलिटिशियन को राज्यसभा से सस्पेंड कर देना ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड क्यों किया गया। ऑफिशियली तो ये स्टेटमेंट है कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा के नियम तोड़े हैं। अब वो नियम कौन से हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये भी है कि क्या राघव चड्ढा एक जेन्युइन पॉलिटिशियन है या फिर सिर्फ एक पीआर पॉलिटिशियन जो जानबूझ के ऐसे स्टंट करता है ताकि जेन ज़ीज़ उसे पसंद करे। आज की इस वीडियो में आपको ये सब पता लगेगा, लेकिन उसके पहले ये समझो कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि बिना ये समझे कि राघव चड्ढा कौन है आपको ये समझ नहीं आएगा कि उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया। राघव चड्ढा 11 नवंबर 1988 को पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि एक पढ़ा लिखा नेता है जो कि इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 2012 में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया जब ये पार्टी नई नई बन रही थी और 2020 में ये पहली बार राजेंद्र नगर से एमएलए बन गए। यहाँ पे राघव चड्ढा को 57% वोट मिले थे जो कि एक रिकॉर्ड है। 2022 में पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली से वो पहली बार राज्यसभा गए और राज्यसभा में जाने वाले यंगेस्ट एमपी बन गए। जिसके बाद राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यूं तो राज्यसभा के अंदर कई सारे एमपीज होते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी स्पीच टीवी के ऊपर चलती रहती है, मीडिया उनकी चाटती रहती है, होर्डिंग लगते रहते हैं और काम चलता रहता है। लेकिन दिसंबर 2025 में एक वीडियो वायरल होता है। उत्तराखंड का ब्लिंकिट का एक डिलीवरी बॉय थपलियाल, उसने 15 घंटे लगातार काम किया जिसमें उसने टोटल 28 डिलीवरीज की, लेकिन उसे पैसे कितने मिले? 763 रुपए। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत ही ज्यादा सिंपैथी दिखाई। लेकिन इंडिया के पॉलिटिशियंस में से किसी ने भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं बोला सिवाय एक के, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इज द फर्स्ट एमपी ऑफ इंडिया जिसने गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम को पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस किया। राघव ने न केवल पार्लियामेंट के अंदर गिग वर्कर्स की रियल हालत बताई, बल्कि उन्होंने उत्तराखंड के उस डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाया, उसके साथ खाना खाया और उसकी पूरी बात सुनी। और फिर राघव चड्ढा ने वो किया जो एक रियल पॉलिटिशियन को करना चाहिए, लेकिन ये करने की हिम्मत इंडिया के किसी पॉलिटिशियन के अंदर नहीं थी। राघव चड्ढा ने खुद ब्लिंकिट की जैकेट पहनी और खुद एक डिलीवरी बॉय बनके पूरे दिन डिलीवरी की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो इन सभी को अपने ऐप में से 10 मिनट डिलीवरी वाला ये कॉन्सेप्ट बंद करना पड़ा। डिलीवरी बॉय बनके राघव चड्ढा ने कई सारे ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज के साथ बात की और उनकी रियल कंडीशन को समझा। इनफैक्ट कंपनीज जो क्लेम करती हैं उनके डिलीवरी वर्कर्स ने खुद ये बताया कि वो सारी चीजें झूठ है, ना तो उन्हें कभी कोई इंश्योरेंस मिलता है और ना ही कंपनी कभी उनके बारे में सोचती है। राघव चड्ढा का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रोक था सैलरीज का खून चूस रही है इन्फ्लेशन। बजट 2026 के सेशन में राघव चड्ढा निर्मला जी के सामने खड़े होते हैं और एक डाटा पेश करते हैं जो कि पूरे इंडिया की सच्चाई बताता है। राघव चड्ढा इस सेशन में कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026 के बीच में इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों की सैलरी 16% से कम हो गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज पेमेंट कम करती हैं, कंपनीज तो हर साल सैलरी बढ़ा भी रही हैं,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर महंगाई उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यानी अगर साल में आपके 1000 रुपए बढ़ते हैं तो महंगाई 4000 की बढ़ जाती है। और इंडिया की पॉपुलेशन के 85% लोग प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो प्राइवेट नौकरियां करते हैं। और ये पहला वो एमपी है जिसने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर और मिडिल क्लास लोगों की सैलरी के बारे में सोचा और उनका सवाल उठाया। राघव चड्ढा की डिमांड ये थी कि इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट होना चाहिए, यानी इंडिया के हर इंसान की सैलरी इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब ये एक्ट कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके बारे में क्या हुआ? कुछ नहीं, सबने सुना और भूल गए। लेकिन राघव चड्ढा यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने एक और अटैक किया और इस बार उन्होंने बड़े प्यार से एक पोयम पढ़ के सुनाई, जिसे सुन के हर कोई तालियां बजाने लगा। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं एक कविता सुनाकर थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा और इस टैक्स के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर ये बंदा है कौन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पार्लियामेंट के अंदर रियल डाटा लेके जाता है और किसी भी मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन करने से नहीं डरता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पॉलिटिशियन इंडिया के अंदर सर्वाइव कर सकता है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको राघव चड्ढा के सस्पेंशन का रीजन बताता हूँ। और ये रीजन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट करता है। ये केवल राघव चड्ढा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हम सबकी आवाज को बंद करता है। अगस्त 2023 में पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा था। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में टोटल 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। ये मॉनसून सेशन था और इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है, टेली एनसीआर अमेंडमेंट बिल। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये लॉ क्या कहता है, तो देखो, जैसे दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, आपने वोट डाला और आपने एक गवर्नमेंट बनाई, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। तो अब लॉजिक क्या कहता है कि यहां का जो सीएम होगा, लेट्स सी अरविंद केजरीवाल, तो वो दिल्ली को कंट्रोल करेंगे, दिल्ली के सारे लॉ एंड पावर उनके पास होगी। लेकिन इस बिल के हिसाब से दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होगी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक आदमी को अपॉइंट करेगी, उसके पास ये सीएम की सारी पावर्स होंगी। यानी कि दिल्ली का सीएम चाहे जो भी हो, तुमने किसी भी गवर्नमेंट को वोट देके वहां पे जिताया हो, वहां पे राज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उस टट्टू के जरिए, जिस टट्टू को ना तो तुम जानते हो, ना तुमने उसे वोट दिया, ना ही तुमने उसे चुना है। तो अब इस लॉ में प्रॉब्लम यह है कि फिर दिल्ली के अंदर चुनाव भी क्यों हो रहे हैं, जब वहां के सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेगी, या उनका वो टट्टू लेगा, वो तो बस नाम के लिए है, लेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही। तो फिर दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो क्यों रहे हैं, वहां सीएम बन क्यों रहा है, नाम के लिए। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, इसीलिए ये सब किया जा रहा था, इसीलिए सारी ऑपोजिशन भी इस नियम के खिलाफ थी। लेकिन राघव चड्ढा ने यहाँ पे एक ऐसी चीज की जो पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से लीगल है। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक सजेशन दिया कि आप इस बिल को पास करने से पहले एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी के पास इस बिल को भेजो और वो कमेटी इस बिल को एनालाइज करेगी, ध्यान से इसे समझेगी और फिर वो डिसाइड करेगी कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये एक पार्लियामेंट का लॉ है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे राघव चड्ढा से एक गलती हो गई। राघव चड्ढा ने जब ये सजेशन दिया तब उन्होंने 5 लोगों के नाम भी बताए कि आप इन 5 लोगों की एक कमेटी बनाओ। प्रॉब्लम ये है कि ये 5 लोग उसी टाइम पे खड़े हो गए और इन सब ने कहा कि भाई तुमने हमसे बिना पूछे हमारा नाम सजेस्ट कैसे किया। अब मुझे जेन्युइनली बताना कि बिना किसी एमपी की परमिशन के उसका बस नाम सजेस्ट कर देना एक कमेटी के लिए, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, रूल्स होते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट के एम्पायर यानी कि चेयरमैन ने राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई, बीजेपी का गेम यहां से शुरू हुआ है। राघव चड्ढा सस्पेंड हुए थे 11 अगस्त 2023 को। ये पार्लियामेंट का उस सेशन का आखिरी दिन था, यानी राघव चड्ढा सिर्फ एक दिन के लिए सस्पेंड हुए थे। अगला पार्लियामेंट का जो सेशन था वो लगना था दिसंबर में, जिसको बोलते हैं विंटर सेशन। लेकिन जब वो सेशन लगा तो दिसंबर 2023 में राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में घुसने ही नहीं दिया, ये कह के कि सर आप तो सस्पेंडेड है। अब मुझे
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 11th क्लास में सस्पेंड हुए हो तो क्या वो सस्पेंशन तुम्हारा 12th क्लास में भी चलेगा? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे चला क्यों? उसका रीजन बताता हूँ कि दिसंबर में ऐसा क्या हुआ। 13 दिसंबर 2023 को दो लोग पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी के अंदर घुस गए। ये वो जगह होती है जहाँ पे आम आदमी जाके ये देख सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन इन दोनों लोगों ने क्या किया, ये पार्लियामेंट के अंदर एमपीज के ऊपर कूद गए। इनके पास एक कैन था जिसमें से रंग बिरंगे धुएं निकल रहे थे और ये न्यूज तुमने उस टाइम पे देखी भी होगी, कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए थे। अब यहाँ पे ओपोजिशन के जितने भी एमपीज यहाँ पे मौजूद थे उन सब ने एक सवाल किया कि होम मिनिस्टर आके ये बताए कि ये सिक्योरिटी टूटी कैसे। दो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं, एमपीज के ऊपर कूदते हैं और मान लो उस कैन की जगह वहां पे बॉम्ब होता तो। अब ये क्वेश्चन किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एकदम सेंसिबल क्वेश्चन है। ये सवाल एकदम पूछने लायक है कि जिस देश की राजधानी में पार्लियामेंट के अंदर उसके एमपी सेफ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है उस देश की सिक्योरिटी किस लेवल पे है? लेकिन ऑपोजिशन के एमपीज का इस क्वेश्चन का जवाब बीजेपी की गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ने कैसे दिया पता है? उन्होंने टोटल 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंशन था जिसमें 146 एमपीज पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने होम मिनिस्टर से यह पूछ लिया कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है। एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के एमपी हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट ओपोजिशन फ्री पार्लियामेंट चलाना चाहती है और ये बात एकदम सच है, क्योंकि जब ये 146 एमपी पार्लियामेंट के बाहर थे, सारे ओपोजिशन के एमपीज पार्लियामेंट के बाहर थे, तब बीजेपी की गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ही बड़े बिल पास किए। एक बिल आया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये बिल इस बारे में था कि कंपनीज आपके फोन के डाटा को कैसे यूज कर सकती हैं, आपकी लोकेशन, आपकी प्राइवेट फोटोज, आपकी सारी डिटेल्स, उनको कंपनीज कैसे यूज कर सकती हैं। अब अगर ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर होती तो ये बिल या तो पास ही नहीं होता, और अगर पास होता तो इसके ऊपर कई दिनों तक बहस चलती, कई सारे चेंजेस होते। लेकिन क्योंकि ओपोजिशन बाहर थी, ये बिल 2 घंटे के अंदर पास हो गया। ऐसे ही एक और लॉ पास किया गया, पुराने जो लॉ थे उनके अंदर कुछ चेंजेस करके नई आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट बनाए गए। इस एक्ट के जरिए किसी भी इंसान को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी एविडेंस के। ऐसे ही एक और बिल पास किया गया सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी वीडियो या ऑडियो या ट्वीट को हटा सकती है बिना ये रीजन दिए कि ये हटाए क्यों जा रहे हैं। गवर्नमेंट की मर्जी है, भैया आपका कंटेंट हमें नहीं पसंद आ रहा, हम हटा रहे हैं, तो ये हटेगा। अब मुझे जेन्युइनली बताओ, इन तीनों बिल्स के ऊपर कितने घंटों की बहस होती, और अगर पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन वाले होते तो क्या ये बिल पास हो पाते? और ये तो मैंने तुम्हें केवल 3 ही बिल बताए हैं, कितने सारे ऐसे बिल पास हुए हैं वो तुम जाके चेक करो। मैं एक और फैक्ट तुम्हें बताता हूं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर पास होने से पहले 71% जो बिल होते थे उन्हें एक कमेटी के पास भेजा जाता था। वो कमेटी पहले एनालाइज करती थी, फिर बताती थी कि ये बिल पास होने चाहिए या नहीं। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ये परसेंटेज 71 से 16% हो गया है। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट केवल 16% ऐसे बिल हैं जिन्हें पास करने से पहले एक कमेटी के पास भेजती है कि आप एनालाइज करके बताओ ये बिल पास करने चाहिए या नहीं। बीजेपी की गवर्नमेंट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर कोई ओपोजिशन का एमपी हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहा है जिसके जवाब हमें नहीं पता, और जनता को ऐसे सवाल नहीं सुनने चाहिए वरना उन्हें पता लग जाएगा कि इंडिया में अच्छे पॉलिटिशियंस भी है, तो ये सिंपल सा कार्ड खेलते हैं, कोई सा भी टुच्चा रीजन पकड़ के उस एमपी को कर दो सस्पेंड और उसके बाद अपनी मर्जी के बिल पास करो। ना कोई एमपी सवाल पूछेगा, ना ही देश की जनता को कुछ पता लगेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल रह गया जिसके लिए तुमने इस वीडियो को क्लिक किया था। वो सवाल ये कि क्या राघव चड्ढा जेन्युइनली एक अच्छा पॉलिटिशियन है जो एक्चुअल में देश की जनता के बारे में सोचता है, या फिर ये केवल पीआर स्टंट करते हैं अपने पॉलिटिकल करियर को चमका के और ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए? तो ये रहा इस सवाल का असली जवाब, और ये जवाब तुम्हें अपने पॉलिटिशियंस को जज करने का एक असली फ्रेमवर्क देगा। देखो मैं तुम्हें सीधा जवाब देता हूं, राघव चड्ढा के केस में ये दोनों चीजें सच है और दोनों चीजें प्रूफ भी करूंगा। वो एक जेन्युइन पॉलिटिशियन भी है और पीआर भी करते हैं। राघव चड्ढा एक लौता ऐसा एमपी है जो पार्लियामेंट के अंदर वो सवाल करता है जो असल में देश के लोगों की जिंदगी पे असर डालते हैं, फिर चाहे वो ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज का क्वेश्चन हो या फिर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का या एजुकेशन का या फिर इन्फ्लेशन का। यही वो सारे मुद्दे हैं जो देश की जनता की जिंदगी के ऊपर असर डालते हैं, और ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये अकेला ऐसा एमपी है जो इनके ऊपर सवाल करता है। राघव चड्ढा की अटेंडेंस पार्लियामेंट के अंदर 83% है, और तुम जाओ अभी जाके चेक कर लो कि तुम्हारे फेवरेट पॉलिटिशियन की अटेंडेंस कितनी है। यानी वो इंसान पार्लियामेंट में जाता भी है और लोगों के वहां पे असली जो सवाल है वो पूछता भी है, और सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी बताता है। और हाँ, राघव चड्ढा पीआर भी करता है। उनकी ब्लिंकिट वाली वीडियो ले लो या कोई भी वीडियो ले लो, कैमरा एंगल्स पूरे परफेक्ट होते हैं हर जगह से, और वो हर चीज को सोशल मीडिया पे एक असली कंटेंट क्रिएटर की तरह अपलोड करते हैं अच्छे एडिट के साथ। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि इसमें बुराई क्या है। अगर वो पीआर करता भी है तो इसमें बुराई क्या है? जब बीजेपी की गवर्नमेंट और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस झूठ फैला सकते हैं, अपनी झूठी तारीफें कर सकते हैं, तो वो इंसान जो काम कर रहा है वो तो वही दिखा रहा है ना, तो इसमें बुराई क्या है? वो जो एक्चुअल में है वो वही चीज है तो जनता के सामने रख रहा है। और फैक्ट ये है,
राघव चड्ढा अगर खुद ये नहीं करेगा तो इंडिया की मीडिया तो ये करने से रही, इसीलिए उसे खुद ही अपनी मीडिया बनना पड़ रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए। और ये चीज किसी भी एंगल से गलत नहीं है। गलत तब होती जब वो खुद एक करप्ट पॉलिटिशियन होता, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कभी जनता के बारे में ना तो सोचे ना उनके लिए सवाल करे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ऐसा दिखाए कि भाई इससे बड़ा जनसेवक कोई नहीं है। और ये दोनों काम एक साथ करना यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सोचो अगर एक एमपी एक जीनियस है जो एक्चुअल मुद्दे उठाता है, उनके सॉल्यूशंस बताता है, लेकिन पीआर नहीं करता, तो उसकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर दबी रह जाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो कभी उसे फुटेज देगी ही नहीं। और अगर एक पॉलिटिशियन केवल पीआर करे, मोदी जी की तरह कोई जेन्युइन काम ना करे, तो वो वोट लाता रहेगा, लोग उसे पसंद करते रहेंगे, लेकिन देश जहां था वहीं रहेगा, इनफैक्ट पीछे ही चला जाएगा। इसीलिए एक पॉलिटिशियन को ये दोनों चीजें करना जरूरी है, अच्छे काम करना भी और उन्हें दिखाना भी कि हाँ मैं एक अच्छा नेता हूं। और यही चीज सबसे ज्यादा उस पॉलिटिशियन के लिए डेंजरस भी है, क्योंकि ये जब तुम दोनों चीजें करते हो तो तुम अपने ओपोजिशन वालों को खटकने लगते हो भयंकर तरीके से। वेल, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक करके थोड़े हाइप पॉइंट दो, ताकि ये वीडियो और लोगों तक रीच करे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज शेयर करना उन सभी के साथ जिन्हें यही नहीं पता अभी तक कि राघव चड्ढा जैसे एमपी को सस्पेंड कर दिया गया है, और रीजन भी उन्हें ये वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। बाकी मैंने एप्स्टीन फाइल्स, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छी वीडियोस बनाई है, जिन्हें तुम एक्चुअल में मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, और आई गारंटीड यू वो वीडियोस भी तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। तो चलो मिलते हैं उन दूसरी वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।